दूसरी जाति वाले का बर्तन एक किताब है। शुरू करते हैं बचपन से, जिसमें एक भैंस का किरदार है। अब वहां से जो बुजुर्ग होता है वो चिल्ला रही है मेरी माँ को। अब एक लफड़ा खत्म नहीं हुआ, दूसरा लफड़ा पैदा हो। आज जाके उस क्वेश्चन का भी मेरे को हल मिला। सीआरपीएफ से कैसे जुड़ना हो। और +2 करते हुए मेरी कंडीशन क्या हुई कि मेरे को परिवार को सख्त जरूरत थी कि भी मेरे को नौकरी चाहिए। पहली पोस्टिंग कहाँ हुई। तो मैंने भी ऑल इंडिया के अंदर में कश्मीर से कन्याकुमारी, मेरे को उस चीज का कोई अफसोस नहीं है, क्योंकि मैं अपनी लाइफ से मेरी इस पूरी सर्विस के अंदर में मेरी जो एक यादगार एक स्टोरी है, मैं आपको वो शेयर करना। मेरे फौजी भाई तो हाथ ही हाथ समझ जाएंगे इसको। अब होता क्या है कि नक्सलियों के पीछे होते होते कुछ समय बाद में पता चलता है कि नक्सली हमारे पीछे कान के सर से गोली जा रही, कहीं सट्टे तो नहीं मार रहे हैं। जैसे मैंने आपको बचपन की स्टोरी बताई और मैंने उस किताब को वापस रख दिया, लेकिन उसके कुछ प्रकरण मैंने पढ़े थे। हॉस्पिटल में एडमिट हो जाता हूँ, क्या देखता हूँ बैग के अंदर में फिर वो पुस्तक। वो लोग तो सनातन धर्म के सबसे बड़े विनाशक हैं। अरे मर गए क्या इस हिंदुस्तान में, हमारे धर्म के अनुयायी। दूसरा सुना कि वो दूध सुनाता है, लेकिन इसके पीछे का चेहरा कुछ और है, मुझे वो दिखाई नहीं दे रहा है। अब जब राम रहीम से जुड़ने लगा तो मेरी इच्छा थी सिर्फ एक भगवान की भक्ति करने। और जूस को क्या कर दिया, जो इस जूस को पिएगा इसमें गुरु जी का आशीर्वाद है। और बोलता है जी 1000 रुपए की टिकट। तो इस बंदे ने मार्केट के हिसाब से सामान बिक्री कर दी। सीना ठोक के जवाब दूंगा। और तो खंगाल डाल तो उसके अंदर में क्या पता चल रहा है कि भाई रामपाल जी महाराज का आश्रम में तो भैंस चली गई थी। आर्य समाज का एक पुस्तक है सत्यार्थ प्रकरण 12350। मैं पेंशन आने के लिए तैयार नहीं हूँ आज के दिन में। वो संत रामपाल जी महाराज का दीवाना। डिफेंस से जुड़े किसी व्यक्ति से कभी आपकी कोई बातचीत हुई है। पाँव में गोलियां लग रही हैं या साथ में लग रही हैं, पता नहीं चल पा रहा है। हाथ में बोतल है पानी की, लेकिन ढक्कन खोलने का समय नहीं है क्योंकि गोलियां चल रही है। ढक्कन अगर खोल भी लिया तो ऐसे ऊपर करके पीने का समय नहीं है क्योंकि गोलियां चल रही है। ये एक सफर है, लेकिन कहानी यहां शुरू नहीं होती है। बचपन में ये जानने की जिज्ञासा भी है, ललक भी है कि आज भैंस ने दूध क्यों नहीं दिया। इसके पीछे अंधविश्वास है या कोई चमत्कार है या कोई भूत प्रेत की बाधा है, या फिर इसलिए कि एक दूसरी जाति वाले का बर्तन हमारे बर्तन के टच हो गया। ये जानने की जिज्ञासा है। सफर यहां भी शुरू नहीं होता है। सीआरपीएफ से लेके एनएसजी तक का अलग सफर है, एनएसजी के बाद का अलग सफर है। भगवान को ढूंढने की भी कोशिश की गई है, शायद मिल भी गए हैं। एक किताब है जिसके नाम में गंगा आता है, पीछा नहीं छोड़ रही है। 3 बार वो किताब सामने आती है, फिर चाहे अस्पताल का बेड है या सीआरपीएफ का बेस है या फिर घर है, गंगा पीछा नहीं छोड़ रही है। किताब का नाम कुछ और है। फिर मन में आता है कि थ्योरी से काम नहीं चलेगा, प्रैक्टिकल देखनी होगी। फिर वो भी देखी जाती है। फिर वो भैंस की बात कहीं से निकल के कहीं और जुड़ती है। और भी बहुत कुछ इस कहानी में रोचक है। कहां से शुरू होती है, कहां तक जाती है, इस वीडियो में आपको पूरी बातें पता चलेंगी। मेरे साथ एक ऐसे व्यक्तित्व आज मौजूद हैं। मेरा सौभाग्य है कि उनके साथ वाले सोफे पर आज मेरा सोफा है, मैं इस पर बैठा हूं। उनका चेहरा अब ज्यादा नहीं छुपाऊंगा। मेरे साथ है एक्स एनएसजी अमित जी। तो बहुत बहुत स्वागत है इनका ऐसे पॉडकास्ट चैनल पर। अमित जी, क्योंकि बातचीत का सिलसिला ज्यादा आगे से नहीं शुरू करूंगा, जी आपके जो पूरे संघर्ष की गाथा है वो इस इंट्रोडक्शन में मैं बता नहीं पाया सारी। जी शुरू करते हैं बचपन से ही। क्या किस्सा था भैंस का। जी, सबसे पहले तो मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ अंकित जी कि जो है ना आपने एक ऐसा माध्यम बनाया है। और देखो, हम जैसे जंगलों के अंदर में घूमने वाले बंदे, यदि हम सफर भी जब करने आते हैं, जब छुट्टी होती है तो एट ए टाइम पे हमारी छुट्टी होती है और उस टाइम के
हमारे को ये सोच लो कि बाथरूम वाली सीट के पास ही आना पड़ता है, बाथरूम के पास खड़ा होकर आना पड़ता है। और उस एक पूरी की पूरी, चाहे उसके जो एक सोसाइटी मान लो या उसके पूरा एरिया मान लो, उसको इस लेवल पे सम्मान देना, ये मेरे लिए गर्व की बात है। देखिए, मैंने तो कुछ भी नहीं किया है, ये तो आपका बड़प्पन है कि आप इस तरह की बात नहीं, कर रहे हैं। आपने अपनी बात में ही बोला, हम जैसे जंगलों में घूमने वाले लोग, आप जैसे लोग जंगलों में घूम रहे हैं, तभी तो हम लोग सोफे पे बैठे हैं सर। वो देखो, वो तो आपने जो सम्मान दिया है, एक्चुअल ये सम्मान से हम बहुत ही प्रसन्न होते हैं। और ऐसा होना भी चाहिए ताकि एक लोगों के अंदर में इस चीज का जोश और एक अपने देश के प्रति वो जागरूक और एक देश की भावना उनके अंदर में पनपे। अच्छाई है ये, ऐसे प्रोग्राम होते रहने चाहिए और आपने इसकी शुरुआत की है, उसके लिए मैं आपको तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। आपका भी धन्यवाद, आपने इतना कीमती समय दिया और हमारे साथ जुड़े इस बातचीत में। फिलहाल वो बचपन का किस्सा बताइए जिसमें एक भैंस का किरदार है। आप समझ रहे हैं कि इसने दूध इसलिए नहीं दिया है क्योंकि किसी और का बर्तन हमारे बर्तन से टच हो गया है। वो बड़ा जो है ना, मेरी लाइफ का बचपन का एक मेरा सबसे इंटरेस्टिंग टॉपिक है। तो होता क्या है कि मेरे शुरुआत से, मतलब बचपन से ही मेरे को कहीं पर भी यदि भेदभाव दिखता है, चाहे वो जाति का हो, चाहे वो धर्म का हो, चाहे वो अपने गोत्र या गांव या समाज में कहीं पर भी भेदभाव दिखता है, तो मेरे बर्दाश्त से बाहर होता है। होता क्या है कि एक मतलब कि लोअर कास्ट जो है, छाछ जिसे मट्ठा बोलते हैं, सीट बोलते हैं, वो लेने के लिए घर आती है और वो बुजुर्ग औरत होती है। अब वो जो बुजुर्ग औरत है, वो अपना बर्तन जो है बाहर दरवाजे पे जो चौखट होती है उसके ऊपर रख देती है, और बाकी जो अदर जो हमारे लेवल की है वो अंदर जाती है। मम्मी क्या करती है, अब इसका देख क्या है, मम्मी बर्तन कौन को लेती है, अपने बर्तन के लगा के उसकी मट्ठा छाछ जो है भर देती है, और उस बेचारी बुढ़िया को जो है भारी उसके अपने बर्तन लेकर उसके ऊपर से ऐसे डाल के आती है। अब मैं देख रहा था, मैं इस टाइम में था कब ये मेरी माँ जो नहीं रहे और ये बुढ़िया मेरे पास आए और मैं खुश होके इसको जो है ना पूरी लस्सी इसको दे दूं इसको, ये मेरी भावना थी। इत्तेफाक से क्या होता है कि मेरे को वो मौका भी मिल जाता है। अब मौका मिल जाता है, माँ जो है थोड़ा सा पशुओं के साइड में काम करने गई, और जैसे ही मैंने बुढ़िया को देखा, मैंने आओ देखा न था, बुढ़िया का उठाया बर्तन और अपने बर्तन के दौड़ के लेके चल पड़ा। अब वहां से जो बुजुर्ग होता है वो चिल्ला रही है मेरी माँ को, आज ये जो है आपका लड़का मान नहीं रहा है और ये मेरे बर्तन को आपके बर्तन के साथ टच कर रहा है। अब मैं अचंभा मान रहा हूँ, इतनी डरी हुई क्यों है उसको, तो अब बचपन में मेरे को ये भी नहीं हुआ एहसास है कि भाई ये ऐसा क्यों बोल रही है, मैं तो इसका फायदा ही तो कर रहा हूँ। अब मैं उसको जल्दी जल्दी भर के लेके आता हूँ, उधर से माँ दौड़ के आती है और वो मेरे को गाली गलौज, हरियाणी स्टाइल के अंदर में तो गाली गलौज आपको पता है कि जैसे तो हमारे तो हरियाणा के अंदर में एक चीज होती है कि पहले जन्म गुट्टी गाड़ी के साथ दी जाती है। तो माँ ने आते ही जो है गाड़ी स्टार्ट कर दी कि अब तेरी वजह से रात को भैंस दूध नहीं देगी शाम का। अब मैं शाम का इंतजार कर रहा हूँ कि शाम आने दे, मैं देखता हूँ ये भैंस दूध कैसे नहीं देगी। अब शाम आती है तो जैसे ही माँ बाल्टी लेके जाती है और जैसे ही थपकी मारती है, थन के मतलब की पानी मारती है, और भैंस जो है माँ के सिर के ऊपर से जंप मार जाती है। अब मैं जब ये सीन देखा तो मैं देखा यार अचंभा है। अब मैं उससे पहले दौड़ के अंदर आ गया, मेरे को पता था अगला रिएक्शन तेरे पे होना है क्योंकि भैंस ने दूध नहीं दिया है। अब जैसे वो बाल्टी लेके आई, बाल्टी तो रखी साथ में एक शॉट की लेके आई, बोले आजा दिखाती हूँ तेरे को भैंस ने दूध नहीं दिया। अब मेरे दिमाग में स्क्रू मेरा सारे घूम गए, यार ये बुढ़िया का बर्तन का भैंस का कौन सा कनेक्शन है, कौन सा वायरलेस कनेक्शन है, कौन सा है। अब मैं मम्मी से आराम से, जब वो ठंडी होगी, माँ का तो गुस्सा थोड़ी देर का होता है, होगी तो वो बोले पितर नाराज होगी, तूने पितर नाराज कर दिए। अब एक लफड़ा खत्म नहीं हुआ, दूसरा लफड़ा और पैदा हो गया। अब ये पितर क्या बीमारी है, मतलब कि ये मेरे बचपन की जो है ना बड़ी ही एक इंटरेस्टिंग, और इसी स्टोरी ने मेरी लाइफ को पूरा का पूरा घुमा दिया। क्या उम्र रही होगी आप उस समय? ज्यादा नहीं, कितना होगा मैं मुश्किल से शायद 5th या 6th में पढ़ता हूँ, यही होगी, ज्यादा मतलब कि इतनी नहीं थी, मतलब कि छोटी उम्र ही थी उसके अंदर। 5th या 6th में पढ़ने वाले मतलब 10-11 साल एवरेज यही थी।
इस क्लास में पढ़ने वाले बच्चे को तो ढंग से पिता का ही नहीं पता होता है, पितर का तो कहाँ से पता होता पितर का कहां से, बस वही थी। अब उन्हें बोले एक क्वेश्चन दे दिया, पितर नाराज हो गए, एक ब्राह्मण को लेके आना पड़ेगा, पितरों के कपड़े कुपड़े लेके आने पड़ेंगे। अब मेरे लिए तो वो एक अलग ही टॉपिक हो गया, मतलब मेरे दिमाग में ये फिट हो गया, आगे से बुढ़िया का बर्तन मेरे को लेन। अब मेरे अंदर में एक दूसरी भी है, मेरे को दया भी आ रही है, यार ये अन्याय क्यों हो रहा है उसके साथ में। माँ सभी को तो छाछ देती है बर्तन के लगा के, और जो सबसे बेचारी बुढ़ी औरत आती है उसको देती है बाहर से। दया भी आ रही है, कारण आपको पता ही नहीं है। कारण मेरे को कुछ पता नहीं। अब बहुत बच्चा होता है 5वीं बहुत 6वीं बच्चा क्लास होता है का, उस समय। उसको तो अपना कायदा पढ़ने से फुर्सत नहीं है, बिल्कुल 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 और आप एक्सपोज हो जाते हैं पितरों से। बिल्कुल बिल्कुल। तो फिर कैसे इसका रास्ता मिला आपको? उस समय क्या सोच रहे थे आपकी ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, ये इस वजह से हुआ होगा? नहीं, मेरे दिमाग में एक तो चीज आ गई, वो घर कर गई कि ये कहीं ना कहीं फॉल्ट है ये। मतलब कि इतना तो ज्यादा नहीं पता था कि आज मैं बोल दूं कि एक अंधविश्वास था, एक वो पाखंड था जो हमारे दिमाग में एक थोप रखा था, उस लेवल पे मैं नहीं गया। लेकिन मेरी एक जानने की इच्छा होगी, वो धीरे धीरे आगे जाने के बाद में वो मेरी इच्छा भी, मतलब कि वो जो था ना, वो मेरा क्वेश्चन जो था शुरुआत का, वो दी है आज जाके उस क्वेश्चन का भी मेरे को हल मिला। लेकिन मैं इतनी जल्दी तो नहीं छोड़ूंगा आपको। नहीं कोई उधर से सीधा इधर जंप कर जाऊं? नहीं, मतलब वो लास्ट दी एंड में पता चला। अब 10 साल के बच्चे को क्या पता चलेगा कि इसका कारण क्या होता है। सीआरपीएफ से कैसे जुड़ना हो? सर सीआरपीएफ से एक्चुअल क्या हुआ है कि जो मैं जिस क्लास में, मतलब कि मेरे फादर जो थे एक अच्छे परिवार से थे, लेकिन जो पारिवारिक उस समय की कंडीशन थी, वो मतलब कि मेरे फादर ने मेरे को कर्जा दे के पढ़ाया। मतलब कि उनका एक संघर्ष रहा है। मैं अपने माँ बाप का शुक्रगुजार हूं कि उन्होंने मेरे को ऐसे स्कूल के अंदर में पढ़ाया जिस क्लास के बच्चे हरियाणा टॉपर 3 पोजीशन में से एक होती थी। तो जो मेरा जो सर्कल था, आज के दिन जो सर्कल है, वो सारा का सारा एक गस्टेड रैंक के ऊपर में है। और +2 करते हुए मेरी कंडीशन क्या हुई कि मेरे को परिवार को सख्त जरूरत थी कि भी मेरे को नौकरी चाहिए। तो उस समय मैं 2002 के अंदर में मैंने +2 करी थी, और 2003 के अंदर में मैं डायरेक्ट हवलदार के पोस्ट के ऊपर में मैं ज्वाइनिंग हो चुका। पहली पोस्टिंग कहाँ हुई थी? पहली पोस्टिंग मेरी ट्रेनिंग मैंने करी थी कलकत्ता के अंदर में। कलकत्ता से मैं नागपुर आया, नागपुर से मैं आसाम गया, आसाम से मैं श्रीनगर आया, श्रीनगर से मैं बनारस गया, बनारस से मैं रामपुर गया, रामपुर से मैं पूना गया, पूना से मैं दिल्ली आया, दिल्ली से मैं छत्तीसगढ़ गया, छत्तीसगढ़ से कलकत्ता, नागालैंड, यही बोल दो ना कि 12 जोड़ो यात्रा, तमिलनाडु। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। मतलब कि 12 जोड़ो यात्रा, ये तो शायद मेरे हिसाब से हर बंदे को जो हमारे फोर्स में होता है तकरीबन वो ऑल इंडिया घूम लेता है। तो मैंने भी ऑल इंडिया के अंदर में कश्मीर से कन्याकुमारी पूरा का पूरा जो है ये चीज घूम चुके हूँ। उस समय एग्जाम होता था कोई? कैसे होती थी भर्ती? नहीं, कंपटीशन होता था, 5 किलोमीटर की रेस थी हमारी उस समय के अंदर में, और जो भी अपना पुशअप होता है और जो भी फिजिकल के अंदर में होता है वो सारी चीज थी, और उसके बाद में टेस्ट होता था। शरीर से तो आप आज भी फिट है, मैं तो थोड़ा नहीं, वो तो फिट रखना पड़ता है ना, वो तो ऑटोमेटिक जो है, आप उससे जुड़े रहोगे। तो अभी सर्विस भी मेरी जो है आज के दिन में 21.5 साल हो गई है। तो शरीर से तो आपको यदि फोर्स के अंदर रहना है तो शरीर से आपको फिजिकली फिट होना पड़ेगा। पैसे की तंगी की वजह से एक युवा जिसने अभी भी सीआरपीएफ ज्वाइन की है, मतलब कि पारिवारिक कंडीशन ही ऐसी होगी थी। नहीं तो हो सकता है कि मैं भी यदि पढ़ता जाता, यदि अच्छी होती, तो एक गस्टेड रैंक पे उस समय जो आज मेरे दोस्त हैं उसी के लेवल पे मैं होता। लेकिन मेरे को उस चीज का कोई अफसोस नहीं है, क्योंकि मैं अपनी लाइफ से पूर्णतया संतुष्ट हूँ, और आज एक अच्छी खासी मेरे पास में सैलरी है, जिसके हिसाब से मैं मेरे परिवार का गुजारा बहुत ही दी बेस्ट तरीके से कर सकता हूँ। शुरुआती दिन कैसे थे? शुरुआती दिन के अंदर में तो जब एकदम नया नया 20-21 साल का लड़का भर्ती होता है तो उसके अंदर में तो सारी उमंगे होती है, और उसको तो ये बोलते हैं ना कि भाई ये उम्र तो एक ऐसी होती है जिसमें कंकर भी यदि खाए तो वो भी हजम हो जाता है। तो सेम वही कंडीशन थी। धीरे धीरे करके मेरी इस पूरी सर्विस के अंदर में मेरी जो एक यादगार एक स्टोरी है, मैं आपको वो शेयर करना चाहूंगा प्लीज। तो जो एक यादगार स्टोरी है, मतलब कि वो आपके दिल को भी छू लेगी। शायद मेरे को लगता है कि हर किसी को वो एक लाइफ का वो बनाती है, भाई ये बंदे
कहां से गुजरते हैं। मतलब आपको मैं एक चीज बताऊं कि उसके अंदर में मैं सर्विस के अंदर में उस रब से मौत मांग रहा हूं और वो भी मुझे नसीब नहीं हुई। क्योंकि आपसे शायद कुछ और करवाना था। अब वो तो खुदा ही जाने, वो भगवान जाने क्या करवाना था। अब होता क्या है कि ये तकरीबन 2013-14 इसी के आसपास की है। 13 लास्ट लगा लो, 14 फर्स्ट लगा लो। होता क्या है कि हम नक्सलियों का पीछा कर रहे थे। हाँ। ये छत्तीसगढ़ के अंदर में है। मेरे फौजी भाई तो हाथ के हाथ समझ जाएंगे इसको। सुकमा का इलाका है, उसके अंदर में गोरखा, भेजी, चिंता गुफा, चिंतलनार, ये 4 पोस्ट ऐसी हैं जो सबसे खतरनाक पोस्ट होती हैं। अब क्या होता है कि हमारा एक बड़ा ऑपरेशन होता है, हम नक्सलियों के पीछे लग जाते हैं। अब होता क्या है कि नक्सलियों के पीछे होते होते कुछ समय बाद में पता चलता है कि नक्सली हमारे पीछे है। ये तो वही किस्सा जो मैंने पहले थोड़ा थोड़ा सुना है, ज्यादा। बिल्कुल बिल्कुल। नक्सली हमारे पीछे पड़ गए। अब उनका एक गुरिल्ला युद्ध होता है, गुरिल्ला युद्ध की लड़ाई करते हैं। मतलब कि आप उसके अंदर में कैमरे में जब देखते हो ना, जैसे आप लैंडमार्क जो देखते हो, एरिया देखते हो, तो वो एक्यूरेट नहीं मिलती है जैसा ग्राउंड के अंदर में, मैप के अंदर चेक करोगे तो वैसा रियलिटी में नहीं मिलता है। लेकिन जो स्थानीय लोग होते हैं उनको पता है कि आप इधर से जा रहे हो तो आगे कुछ ऐसी चीज है कि आपको वो घेर सकते हैं। अच्छा। सेम हमारे को भी ऐसे ही घेर लिया। मतलब कि होता है एल टाइप का, आप उसको नहीं समझ पाओगे। एल टाइप का एक अम्बुश होता है, वो सबसे खतरनाक अम्बुश होता है। एक साइड में छोटी पहाड़ी होती है, छोटी पहाड़ी पे उन्होंने आड़ ले ली और हम जैसे जैसे जा रहे हैं तो उन्होंने सीधा का सीधा हमारे ऊपर में फायर ठोक दी। अब फायर ठोकते हुए एकदम से भगवान की मर्जी बचाना था कुछ। होता क्या है कि दिमाग में आती है भाई पोजीशन ले लो, चंद सेकंडों का खेल था और हम वैसे ही इत्तेफाक से हम पोजीशन ले लेते हैं। अब नक्सलियों को क्या पता चल जाता है कि इन्होंने हमें देख लिया, जबकि हमने किसी को नहीं देखा। अच्छा। हम पोजीशन ले गए, उन्होंने हमारे ऊपर में फायर ठोक दिया। भगवान की दया कि हम पोजीशन लेके बैठ चुके थे मात्र 2 सेकंड पहले फायर शुरू होने से। फायर शुरू होने से मतलब फंस चुके थे पूरे के पूरे, लेकिन पोजीशन ले ली। अब गोली का जवाब तो गोली से आपको देना पड़ेगा। यदि दुश्मन एक गोली से वार करता है तो आपको उसके सीने पे चढ़ के आपको 10 गोली ठोकनी पड़ेगी। यदि आपको पीछे हटाना है तो उस समय ये नहीं देखना है मैं मर जाऊंगा। यदि आपने ये सोच लिया कि मैं मर जाऊंगा तो आप अपने साथियों को भी मार दोगे। बिल्कुल। तो आपको ये एक जोश देके मारो और आपको उसके ऊपर में फायर ठोकना पड़ेगा ताकि आपका साथी भी उत्साहित होकर आगे बढ़ जाए। अब उन्होंने हमें वो अम्बुश तोड़ दिया, लेकिन उसके अंदर में हमारी इतनी एक शारीरिक क्षति होगी, क्योंकि आप थोड़ा सा इधर से 100 मीटर का शूट मारोगे तो जो है ना ऐसा लगेगा जैसे फेफड़े बाहर आ जाते हैं। और वो तो जंग का मैदान है, उसमें तो भागना, छुपना, लेटना, सारा का सारा कुछ होता है। बिल्कुल। और ऊपर से आपके ऊपर में पूरा का पूरा वजन होता है भैया, आपका खाने पीने का भी, इक्विपमेंट भी, हथियार भी, सब कुछ गोला कैरी कर रखा है, जो भी सामान कैरी कर रखा है। अब होता क्या है कि उन्होंने ये उसका हर किसी ऑपरेशन की 2-3 अलग से उसकी होती है कि इसमें हम असफल हो गए तो दूसरी क्या तैयारी करें। हमने एक अम्बुश तोड़ दिया। अब उनको पता था कि ये कितनी देर तक लड़ सकते हैं, 1 घंटा 2 घंटा, जितना सामान उपलब्ध है। जितना सामान नहीं, इनकी शारीरिक धीरे धीरे ये कमजोर हो जाएंगे यदि हम इनको खाने पीने नहीं देंगे। अब हमने सेफ्टी पर्पज से ज्यादा जब घिर गए तो हमने अपनी सेफ्टी पर्पज से ये सोचा कि क्यों न किसी पहाड़ी के ऊपर चढ़ा जाए। अब पहाड़ी के ऊपर चढ़ रहे हैं तो वो इतना फायर कर रहे हैं कि वो जो गोली है वो मेरे पैरों के आके लग रही है और मैं हर गोली से प्रार्थना कर रहा हूं, इसलिए कि इतना तंग पा चुका हूं कि यदि मेरे को प्यास लगी हुई है, पानी मेरे पास में है और बोतल निकाल ली, ढक्कन नहीं खोलने दे रहे।
एक गोली आ गई, ढक्कन खोल लिया, दूसरी गोली आ गई। पीने नहीं दे रहे हैं, ऊपर कर रहा हूं तब तक कान के सर से गोली जा रही। मतलब कि मैं बता रहा हूं, मैंने प्रैक्टिकल करी है। आप एक बार उस स्थिति पे आप होते इमेजिन करके देखिए। मैं तो कर भी नहीं पा रहा हूँ सर। मतलब आपको ये लगेगा यार ये कहीं सट्टे तो नहीं मार रहा है। इतना तो मेरे को लगता नहीं कि ये उस चीज से गुजरा होगा। लेकिन जो छत्तीसगढ़ में सर्विस किया है वो हर बंदा इस स्थिति से वो गुजरता है। जाता मैं एक नहीं हूं, मैं ये नहीं बोल रहा मैं एक हूं। ऐसे मेरे काफी मेरे भाई हैं जो कि इस परिस्थिति से गुजर चुके हैं और शहीद भी हो जाते हैं। अब मैं इतना तंग पा चुका था, न मेरे से खाना खाया जा रहा था, कंटिन्यू मेरे को बोला जा रहा था और न पानी पिया जा रहा था। अब यदि मैं खुद मरता हूं तो वो आत्महत्या कहलाती है, कायरता होती है। और कोई कायर कह दे ये हमें पसंद नहीं, मरना भी पड़े और कायर भी कहला दे। कोई कायर कह दे ये हमें पसंद नहीं। हमारे को मार दे, हम सामने खड़े हो जाएंगे, छाती के अंदर में सीने में जितनी गोली ठोकनी ठोक दे, लेकिन कोई कायर न बोले कि इन्होंने पीठ दिखा। अब मैं गोली को बोल रहा हूँ, एक गोली उस भगवान की दया से तो नीचे से उठ के मेरे सीने को छीन दे। कष्ट ज्यादा है, कष्ट ज्यादा, इतना कष्ट हो गया है कि हमसे उसके आगे बढ़ा नहीं जा रहा। लेकिन वही बात होती है कि उस रब को कुछ क्या मर्जी थी, उसकी मर्जी के आगे तो हम नहीं चलते। धीरे धीरे उसकी लड़ाई करते 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 हम सेफ जगह में पहुंचे और फिर अगले दिन जो है हम हमारे कैंप के अंदर में सेफ जोन में आ चुके। शब्द नहीं है इस कागज पर क्या लिख के ले गया हूं। ये तो देखो हर किसी की है। यदि आप इस चीज के लिए मतलब इतना सम्मान के साथ करेंगे तो ये आपका बड़कपन ही है। आपने बोल दिया कि हम जैसे जंगलों में घूमने वाले लोग, आप जैसे जंगलों में घूम रहे हैं, तभी तो ये गुलाबी रंग के सोफों पर हम जैसे बैठे हैं। ये अंकित जी एक हकीकत है, कई बार जो है ना आंखों में पानी भी आ जाता है। हालांकि चलो हम सबसे पहले जो सर्विस जो होती है ना अंकित जी, वो होती है अपने परिवार के लिए, ये रियल इफेक्ट है ये। लेकिन जब सोचते हैं ना, जब कभी छुट्टी मिलती है इत्तेफाक से 6 महीने में 3 महीने में, तो जब रिजर्वेशन नहीं होता है तो हमें बाथरूम के पास या बाथरूम के अंदर खड़ा होके भी आना पड़ता है। दुखद है बहुत। मतलब कि एक फौजी आदमी का जो जीवन होता है वो इतनी इजीली से नहीं होता है कि भाई आपको जैसे आपको कल आना है, आज आपकी छुट्टी सैंक्शन हुई है या 5 दिन बाद हुई है, लेकिन ट्रेन के अंदर तो रिजर्वेशन 2-2 महीने पहले बुक हो जाता है। अगर पिछले दिन ही छुट्टी मिली है तो तत्काल में भी नहीं मिलेगी। तत्काल में भी नहीं मिलेगी, तत्काल में भी नहीं मिलेगी। तत्काल में तो खाली चांस है, आपको मिले या नहीं मिले, क्या कर सकते हो। बहुत ही दुखद है। फिलहाल थोड़ा आगे बढ़े। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन हम तो इसके आदी हो चुके हैं। बिल्कुल, हमारे को अब इसको ये इफेक्ट नहीं है कि क्या हो रहा है। अब इस कैमरे पर बैठ करके अगर मैं बोल दूं कि संवेदनाएं हैं, तो फिर क्या करोगे आप उन संवेदनाओं का? आपको तो सीट चाहिए फिलहाल बैठने के लिए। नहीं कोई बात नहीं, हम जो है मतलब उसमें बोल चुके हैं, नो प्रॉब्लम। एनएसजी तक कैसे पहुंचे? एनएसजी का क्या था कि छत्तीसगढ़ की जैसे सर्विस खत्म हुई तो उसके बाद में एक क्या था कि इच्छा थी, क्योंकि एक फौजी आदमी की क्या रहता है, वो उसके पास पैसा है, मान लिया उसके पास हर चीज की सुविधा होती है, लेकिन एक फौजी आदमी को परिवार साथ रखने की बड़ी ललक होती है। आखिर मैं किसी तरह से अपने परिवार को साथ रखूं। तो मैं आस्तिक टाइप का भी कुछ ज्यादा ही हूं, जैसे मैंने आपको बचपन की स्टोरी बताई। बिल्कुल, कि मेरे अंदर नफरत की भावना नहीं थी, आस्तिक टाइप का ज्यादा था। तो मेरे अंदर एक आई थी, मैं भगवान से प्रार्थना कर रहा था, हे भगवान, हे परमात्मा, मेरे को ऐसा मौका दे दे कि मैं अपनी लाइफ में 5 साल अपने बच्चों के साथ गुजार सकूं। तो अभी मेरा जो कैरियर था, फील्ड जो था मेरा, अच्छे नंबर थे उसके अंदर में, उसके हिसाब से मेरे को एनएसजी के अंदर में मौका मिल गया। आपने अप्लाई किया था? हाँ मैं अप्लाई किया था और एनएसजी में जैसे मैं गया तो उसके बाद में मेरी ट्रेनिंग भी हुई थी। तो ट्रेनिंग के अंदर में तो मैं फिजिकली फिट वैसे भी था,
तो मैं 5 साल में बड़ी अच्छे से मैंने एनएसजी का 10 ईयर पूरा किया। एक वजह तो ये हो गई परिवार को साथ रखने की। ये सबसे बड़ी वजह होती है हमारे लिए कि परिवार को साथ रखते हैं तो हमें ये नहीं पता चलता है कि नौकरी कैसे गुजर गई। यदि आप एक बार महसूस करके देखो कि आप बाहर ही बाहर हो, जैसे हम बाहर रहते हैं, आके ऑफिस में काम किया या फील्ड में काम किया, आने के बाद में फिर वही लाइन, आप तो उस माहौल से निकल ही नहीं पा रहे हो। और बच्चे रखने के बाद क्या होता है, आप फील्ड में हो और शाम को आप अपने घर आ रहे हो। हम बच्चों का बचपना छोड़ देते हैं, अपने माँ बाप का बुढ़ापा छोड़ देते हैं, खुद की जवानी त्याग देते हैं। तो एक जब कभी मौका लगता है तो ये लगता है यार कुछ क्षण इस परिवार के साथ भी क्यों न गुजारा जाए। बिल्कुल हक बनता है आपका। किताब की क्या कहानी है? किताब की क्या थी, हाँ रियल में एक बार बहुत ही जो है ना, ये भी एक मेरे लाइफ का, मैं यदि ये अपने शब्दों में बोल दूं ना कि एक दूसरा जन्म है मेरा, तो शायद कोई गलत नहीं है। मेरा क्या था, किताब के पीछे क्या कहानी है कि मैं धार्मिक प्रवृत्ति का शुरुआत से रहा हूं। वो तो देख ही लिया। और मुझे किताबें पढ़ने का बड़ा शौक था। हर किताब पढ़ता था, किसी भी धर्म की क्यों न हो, किसी से कोई नफरत नहीं, किताबें पढ़ता था। अब होता क्या है कि मेरे को एक इत्तेफाक से ज्ञान गंगा पुस्तक उन किताबों के अंदर में मिल जाती है। आप भी मेरे से हो तो मैं आपसे भी, आपके घर आया, मैंने देखे यार आध्यात्मिक किताब है, मैं बोले पढ़ लूं मैं। हाँ, आप बोले अरे अमित भाई लेके जाओ ना। ठीक अंकित भाई, मैं पढ़ के आपको रिटर्न दे दूं। सेम कंडीशन थी। उन्हीं किताबों के अंदर में एक ज्ञान गंगा पुस्तक थी। अब जैसे मैंने ज्ञान गंगा पुस्तक को पढ़ना शुरू किया तो मैंने देखा यार ये तो कोई हिंदू धर्म का विनाशक है, लिखने वाला। और मैंने उस किताब को वापस रख दिया। अच्छा एक अंकित जी और बताता हूं मैं आपको, जब आप स्टडी करोगे ना पूरे के पूरे इस वर्ल्ड के अंदर में, होता क्या है, हिंदुस्तान जैसा देश नहीं है और हिंदू जैसा धर्म नहीं। चलो आप फिर पूछ लेना, मैं आपको इसके ऊपर अलग से पूछ लेना, मैं यदि आपकी आगे इच्छा हो तो। बिल्कुल। तो मैं जैसे फिलहाल तो मेरी इच्छा किताब पर टिकी हुई है। ज्ञान गंगा पुस्तक को मैंने पढ़ना शुरू किया तो उसको मैंने रिटर्न रख दिया। क्यों? मैं इसलिए बताया कि ये हिंदू धर्म के खिलाफ में, लेकिन उसके कुछ प्रकरण मैंने पढ़े थे और उस प्रकरण को पढ़ने के बाद में क्या होता है यार, प्रमाण भी दे रखे हैं, मैं उनको भी नहीं झुठला सकता हूं। लेकिन नहीं, जो मेरे धर्म के खिलाफत में बोले वो चीज मेरे काम की नहीं। और मैं अपना, मेरी पोस्टिंग होगी जो मैं आपको पहले बताया था गोरखा के अंदर, उसमें हम पैदल जाते थे, 10 किलोमीटर का सफर है वो पैदल। आपको सारा सामान आपको पीठ पे लेके जाना पड़ेगा। खाना जो है उस टाइम पे आपका हेलीकॉप्टर से आएगा। तो मैं बाय ट्रेड जैसे सिग्नल में हूं, तो जैसे ही मैंने अपना बैग उतारा तो क्या देखता हूं, टेबल के ऊपर में नई ज्ञान गंगा पुस्तक रखी हुई। अब पुस्तक को देखते हुए मेरे कंधे से बैग उतरता ही नहीं है। यार ये पुस्तक मेरे क्यों पीछे पड़ी हुई है? अभी तो छोड़ के आया हूँ। अभी तो मैं इसको पीछे छोड़ के आया हूँ। आगे आता हूँ तो जब तक पहुंचा नहीं उससे पहले पुस्तक, और वो भी नई टंस, और वो भी ऐसे जंगल के अंदर में जहां पर खाने वाली। चलो कोई दोस्त लेके आया होगा, मान लिया, वैसे तो क्या आ सकती है, किसी न किसी लेके आया होगा। उस पुस्तक को मैंने दोबारा पढ़ना शुरू किया तो क्या देखता हूं कि यार ये तो लाइफ के अंदर में किसी को सही बता ही नहीं रही है। ये तो ऐसे कर रहा है जैसे तो हिरण्याकश्यप ने ये बोल दिया भगवान मैं हूं। इसके अलावा तो ये कर नहीं रही है, हर चीज को रिजेक्ट मार रही है।
हम्म। तो मैंने उस पुस्तक को अभी यदि बोलूं इतना गंदा काम किया, लेकिन उस समय मैं इतना आक्रोशित था कि मैंने उस पुस्तक को फेंक दिया। हम्म। अब इस पुस्तक को जिंदगी में नहीं पढ़ा। हम्म। अब होता क्या है कि कुछ दिन के बाद में मैं बीमार पड़ जाता हूं हम्म। और हॉस्पिटल में एडमिट हो जाता हूं। क्या देखता हूं बैग के अंदर में फिर वो पुस्तक, तीसरे टाइम पे। अब मेरे पास में बेड पे लेटे रहने के अलावा मेरे पास टाइम पास का कोई जरिया नहीं है सिवाय ज्ञान गंगा पुस्तक पढ़ने का। क्योंकि वहां तो आप कुछ नहीं कर सकते हैं। मेरे पास ऑप्शन ही नहीं है। मेरे पास टाइम पास करने का एक ही ऑप्शन है कि मेरे को एक किताब पढ़नी। पुस्तक है कि क्या चीजें पीछे नहीं छोड़ रही है। पीछा नहीं छोड़ रही है। अब अंकित जी आप विश्वास नहीं करोगे, मैंने उस पुस्तक को उठाया और मैं बोला पहले अब तेरे को पढ़ के ही दिखाऊंगा तेरे अंदर बीमारी क्या है। अब उस पुस्तक को जब कंप्लीट किया तो अंकित जी मेरे पैरों तले की धरती खिसक गई। यार जो लोग सनातन धर्म का प्रचार कर रहे हैं वो लोग तो सनातन धर्म के सबसे बड़े विनाशक हैं। वो जैसे कि आज के दिन में हमारे धर्म का पतन क्यों हुआ है, सनातन का पतन क्यों है, हिंदू का पतन क्यों है? आपको मुस्लिम के पवित्र ग्रंथ का पता है, मैं आपसे ही पूछ लूंगा आप तक से बता दोगे कुरान है, अपने का नहीं पता। फॉर एग्जाम्पल के तौर के ऊपर में हमारे घर के अंदर में बंदूक रखी हुई है और पड़ोसी के अंदर लाठी रखी हुई है। आपको आपकी बंदूक का एहसास नहीं है, पड़ोसी की लाठी का एहसास है आपको। आपको लाठी से डर लगेगा, लेकिन आपको यह नहीं पता कि मेरे घर में बंदूक रखी हुई है। और बंदूक से आपका अभिप्राय है? बंदूक से अभिप्राय यह है कि जो हमारे ग्रंथ हैं, हमारे वेद हैं, हमारी पवित्र गीता है। गजब की चीज बताता हूं मैं आपको, बगलाने वाली बात नहीं। डॉक्टर जाकिर नाइक है, डॉक्टर जाकिर नाइक चैलेंज करता है कोई भी हिंदू धर्म का संत महंत कोई भी हो, मैं चैलेंज करता हूं आइए डिबेट करिए, यदि हिंदू धर्म सही होगा तो मैं उसको धर्म बदलने के लिए तैयार। अरे मर गए क्या इस हिंदुस्तान में हमारे धर्म के अनुयायी? हमारे धर्म के जितने ठेकेदार बन रखे हैं सारे के सारे जमीन में गट गए क्या? वो कोई तो होगा जिसने जवाब दिया होगा। एक ने भी नहीं दिया, एक ने भी नहीं दिया। मेरे को इतना उसके ऊपर में अफसोस हुआ, यार हद होगी, इतना बड़ा धर्म। उसमें से जब मैंने देखा तो मात्र एक मिला, संत रामपाल जी महाराज, और उसको गवर्नमेंट ने जेल में बैठा रखा। जब उनकी हिस्ट्री पढ़ के देखी 2006 की, 2005 की, 7 की, 14 की, क्या देखता हूं यार ये तो जेल में बैठे हुए हैं। एक जेल में बैठा हुआ इंसान चैलेंज को स्वीकार कर रहा है, और ये जो बाहर घूम रहे हैं, जो हमारे को बेवकूफ बना रहे हैं, जो हमारे को धर्म के नाम पे हमारी गर्दनें कटवा रहे हैं, ये लोग बाग जो है पाखंड फैला रहे हैं। अब उस ज्ञान गंगा पुस्तक को जब पढ़ के देखा, जब उसको पवित्र गीता से मिलाया, उसको वेदों से मिलाया, यार जिस संत को पलकों पे बैठाना चाहिए उसको जेल में बैठा दिया इन्होंने। तीसरी बार में ऐसा क्या देख लिया जो पहली बार में नहीं दिखा, दूसरी में भी नहीं दिखा? एक्चुअल क्या था अंकित जी, पहले मेरी एक छोटी सोच लगा लो। पहले के अंदर में कंडीशन क्या थी कि उन्होंने क्या बोल दिया कि भाई ब्रह्मा विष्णु महेश से ऊपर कोई पावर है। अब मेरे लिए तो ब्रह्मा विष्णु महेश अंतिम है, मेरे लिए तो ब्रह्मा विष्णु महेश अंतिम है। अब उनसे ऊपर बोल रहा है तो ये हमारे धर्म का विरोधी है। दूसरी बार देखा, दूसरी बार क्यों फेंकी कि जो 99 गुरु हैं, जैसे तो आप किसी भी धर्म के अंदर में से गुरु मिला के 100 हो गए बाई चांस, उसमें से एक संत रामपाल जी महाराज है, ठीक है, तो 99 को संत रामपाल जी महाराज रिजेक्ट मार रहे हैं।
मैं भी तो किसी से जुड़ा हुआ था, मेरी भी तो भावनाएं हैं, मैं भी तो अपने धर्म का वो करता हूँ। अब दूसरी टाइम पे वो फेंक दी, भाई ये ऐसा क्या हिरण्यकश्यप हो गया कि मैं सही हूँ बाकी सब गलत हैं। तीसरे टाइम पे जब मैंने पुस्तक पढ़ी तो क्या देखता हूँ कि भाई ब्रह्मा विष्णु महेश से ऊपर पावर है, तो हिम्मत करके जब पढ़ी तो रामचरितमानस के अंदर में बाल कांड के 142 43 के तीसरे उसके अंदर में क्लियर कर दे रखा है कि उसके अंश से अनेकों ब्रह्मा विष्णु महेश प्रकट हुए हैं। अब जब मैंने उसको रामचरितमानस को खोल के देखा और बाल कांड को देख रहा हूँ, अरे बाप रे बाप, ये तो सत्य है भाई, मैं नहीं मान रहा, कमी मेरे अंदर है। उसके बाद में जब पवित्र गीता को देखे, आपको मैं बड़े गजब के श्लोक बताता हूं। उसका एक भगवान कृष्ण जो है अर्जुन को बोल रहा है, अर्जुन यदि तुझे मेरी शरण में रहना है तो युद्ध करना पड़ेगा और शांति में नहीं दे सकता हूं। अगले श्लोक में बोलता है पवित्र गीता में ही, यदि तुझे शांति चाहिए तो उस परमेश्वर की शरण में चला जा। अब जब मैंने पढ़ा तो भाई संत रामपाल जी महाराज ने तो अपना कुछ लिखा ही नहीं, उन्होंने तो अपने ग्रंथों का हवाला दिया है। यार हम जो अपने देश के लिए यदि हमारे को मैदान के अंदर में दुश्मन दिख जाए तो हम अपनी जान खेलने के लिए तैयार रहते हैं। इन शब्दों को यदि मैं बोलूं तो मैं ये बोल रहा हूं इन गुंडों को पालने के लिए। अरे ये जो अंदर धर्म के ठेकेदार बैठे हुए हैं जो हमारी गर्दनें काट रहे हैं, हम इनको पाल रहे हैं और ये हमारी जनता के साथ इतना बड़ा अत्याचार कि अपने रोजी रोटी के लिए ये जनता को मरवा रहे हैं, समाज को बर्बाद करके डाल दिया। इन्होंने अपने धर्म की भी चिंता नहीं और हमें भड़का देते हैं। हम ऐसे हैं, ये मीडियम वर्ग एक ऐसा है जो कि इनकी बातों में आ जाता है। आप पर कैसे भरोसा किया जाए? अब मेरे पर इसलिए किया जाए, इसकी भी एक बड़ी लंबी स्टोरी है। समय है, मतलब कि टाइम ज्यादा हो जाएगा। आप फ्री हैं? मैं भी फ्री हूँ। आप कहीं फिर आप बोलोगे यार ये बोर कर रहे हैं, इंटरेस्ट मतलब कि सुनने के लिए तो आप तैयार है ना। देखो मैं बताने के लिए मेरी तो लाइफ की इतनी स्टोरी रह जाएगी ना कि आप लास्ट में बोलोगे बस कर यार आज बहुत हो गया। अब ये तो अधूरी नहीं छोड़ूंगा। ये तो जिन्होंने इतना सुन लिया उनके मन में तो है कि अमित जी ने ऐसा क्या देख लिया कि 99 तो गलत लगने लग गए और एक सही लगने लग गया। देखो अंकित जी क्या होता है, हर इंसान का दो चेहरा होता है। हर इंसान का दो चेहरा होता है। अंकित जी मेरे सामने बैठा हुआ है, ये प्रथम चेहरा है, लेकिन इसके पीछे का चेहरा कुछ और है, मुझे वो दिखाई नहीं दे रहा है। आप मुझे किस तरह इस्तेमाल करना चाहते हो वो आपका फर्स्ट नहीं, आपका सेकंड चेहरा काम करेगा। वो 99 लोग आपकी नजर में हम लोगों को किस तरह इस्तेमाल करना चाहते हैं? होता क्या, मैं एग्जांपल देता हूं। जैसे मैं उससे पहले क्या था, मैं आपको पहले बताया कि मैं हर राम रहीम जी हो, चाहे आसाराम बापू हो, चाहे राधा स्वामी हो, चाहे धन धन सतगुरु हो, मतलब कि हमारा तकरीबन ड्यूटी के माध्यम से वैसे कांटेक्ट हो जाता है। तो मैं जब इन सभी से किया तो मैं एक ऐसा स्थान देखना चाहता था जहां पर मैं कुछ समय के लिए अपने शांति में जी सकूं और कुछ दान पुण्य कर दूं, हर किसी की इच्छा होती है। तो मैं कुछ समय के लिए राम रहीम से जुड़ गया। अब जब राम रहीम से जुड़ने लगा तो मेरी इच्छा थी सिर्फ एक भगवान की भक्ति करने की। कौन सा समय होगा ये, सन कौन सा था? ये तकरीबन है 8 से 12 के लगभग होगा, मैं उससे कांटेक्ट में रहा हूं। ठीक है। तो होता क्या है कि मैं जाता हूं तो उधर जाके क्या देखता हूं कि मैं एक सत्संग सुनने के लिए आगे जा रखा हूं। तो मैंने उसका लिटरेचर पढ़ा सबसे पहले, और लिटरेचर में देखता हूं कि जो राम रहीम जी का है ब्लड डोनेशन में वर्ल्ड रिकॉर्ड है गिनीज बुक के अंदर में। बड़ा अच्छा लगा। सफाई के अंदर में राजस्थान के टेस्ट के अंदर में उसका क्वेश्चन आ रखा है जनरल नॉलेज का। अच्छा लगा। वो एक विधवा बहनों की और
यहां तक बोलूं कि एक वैश्या को अपनी बेटी बनाकर और लोगों को दिखाने के लिए उनकी शादी करवा रहे हैं। मैं सोचा यार इतना बढ़िया समाज सुधारक, मैं उससे प्रभावित हो गया। पहले मैंने देखी सारी चीज, लेकिन मैंने उसका सामने का चेहरा देखा, पीछे का नहीं देखा। मैंने पीछे का नहीं देखा। अब जब मैं उससे लगातार उससे ज्वाइन होता गया तो क्या देखता हूं, एक बंदा आता है और बोलता है जी 1000 रुपए की टिकट है। बोला किसकी भाई? बोला जी रूहानी सत्संग होगा। टिकट क्यों? बोला नहीं जी वो सत्संग आपको सुनना है तो आपको 1000 रुपए देना पड़ेगा। ये कौन सा थिएटर की सोफे वाली सीट है, महंगी होगी। मैं बोले यार ये तो बिजनेस, चलो कोई बात नहीं, हो सकता है चल जाता है भाई कोई। वो बोले कि जो हमें परमार्थ में देंगे हम इस पैसे को परमार्थ में लगाएंगे। मैंने मान लिया, चलो कोई दिक्कत नहीं। फिर उसके बाद में क्या होता है कि एलोवेरा की खेती हो रही है। उस खेती को काट कौन रहा है? भगत जन। काटने के बाद में जूस कौन बना रहा है? भगत जन। उधर ही दुकान में आने के बाद में जूस कौन पी रहा है? भगत जन। मैं सोचा यार कितना बड़ा फ्रॉड बिजनेस। यार इन्होंने न ट्रांसपोर्ट का चार्ज इसका लगा, न मजदूरी का चार्ज इसका लगा, और इस बंदे ने मार्केट के हिसाब से सामान बिक्री कर दिया, जूस बेच दिया। जूस बेच दिया। और जूस को क्या कर दिया, जो इस जूस को पिएगा इसमें गुरु जी का आशीर्वाद है, ठीक हो जाएगा। और जहां पर जिसने एक गिलास पीना था उन्होंने पूरी बोतल ले ली। अब उसके बाद में सत्संग के अंदर में अंदर से आता है कि जो है महाराज जी ने घिया के हाथ लगा दिया, और वो घिया इतनी सी घिया टुकड़े के अंदर में वो 2 रुपए की घिया 100 रुपए की हो रखी। लौकी, कद्दू, संतरा। यदि मैं झूठ बोल रहा हूँ, यदि कोई राम रहीम जी का अनुयायी मेरे से पूछना चाहता है तो मैं आपको फोन नंबर दे दूंगा और मैं उसको प्रूफ करवा सकता हूँ। ये चीज तो जानती होंगे, खुद भी जानते हो। मैं जो बात बोलूंगा मैं आपको नंबर दूंगा, मेरी बात के ऊपर में कोई भी क्वेश्चन मार्क लगाए तो मैं उसको जवाब दूंगा, सीना ठोक के जवाब दूंगा। और बोल तो ये तो बात हुई 8 से 12 अब होता है नहीं सेम 99, एक ही तो सुने आपने, मैं तो वही तो बोल रहा हूँ, 98 बच गए हैं। इसी तरह के बताएंगे आप 98 भी। अभी जैसे तो जय गुरुदेव का होगा, सेम वही कंडीशन तकरीबन सभी की मेल खाती है। गन्ने का समय है, बुला लिया, गन्ना कटवा लिया। एक ताड़ के अंदर 10 पोरी होती है, एक पोरी काटी 10 रुपए कीमत। साद है, जिसने काटी उसी को बेच दी, उसी को बेच। एक ताड़ कितने की गई? 100 रुपए। दूसरा चेहरा क्या है? ये बिजनेस। दूसरा चेहरा। अब जो आम जनता जो है ना, मतलब ये मैं क्यों बताना चाह रहा हूं, आम जनता जो है इसको देखते हुए असली को छोड़ देती है। 99 ऐसे ऐसे देख लिए, 99 उदाहरण दिया जैसे आपने, 99 इसमें भी एक भारत जोड़ो यात्रा आपने कर ली है। बिल्कुल बिल्कुल। और भी तो आपका एक एग्जांपल और जबरदस्त देता हूं। अभी जैसे संत रामपाल जी महाराज जो है भंडारा करवाता है, फ्री होता है, वो भी करवाते हैं, लेकिन होता क्या है, उनका एक मैटर आ जाता है किसी और लेवल का। जैसे तो कोई मंत्री आ गया और उसने देख लिया कि भाई अब इधर भीड़ है, और भीड़ होते हुए वे उसके पास चले जाते हैं, पैसे डोनेट कर देते हैं। कुछ कंडीशन ऐसी होती है कि जो अपने स्वार्थ सिद्धि के लिए उस बाबा को उठाया जाता है, वहां की जनता को जोड़ने के लिए। ये फोर्स का मैटर लगा लो, देश का मैटर लगा लो, कुछ ऐसा होता है, मतलब अलग टाइप का एक सिस्टम होता है
कि भाई ये एरिया हमारे काबू से बाहर जा रहा है। हम्म। दूसरे चेहरे की बात कर रहा हूं, हम्म। फर्स्ट चेहरा कुछ और है। ये एरिया हमारे काबू से बाहर जा रहा है, तो इस एरिया के अंदर में किसकी प्रधानता है, उस चीज को उठा दिया जाता है और उनको एकजुट कर दिया जाता है और उसको अपने स्वार्थ के लिए इस्तेमाल किया जाता है। मैं आपका इशारा समझ रहा हूँ, इस पर मैं आऊंगा, लेकिन बीच में आपको थोड़ा सा रोक के एक सवाल लेता हूँ। नहीं, आप जितना मेरे से पूछोगे मैं उतना ही बताऊंगा, क्योंकि मैं बताऊंगा तो रात गुजर जाएगी। रातें गुजर जाएंगी, रात नहीं रातें गुजर जाएंगी, रातें भी हो जाएगी। अच्छा एक बात बताइए, 99 खंगाल लिए, सारे एक जैसे मिले, तब तक तो भरोसा टूट जाता है इंसान का। 100वां भी ऐसा ही मिलेगा? बिल्कुल बिल्कुल। 100वां मिला अलग। जी जी। उस पर भरोसा कैसे हुआ? उस पर नहीं हुआ। कहाँ हुआ भरोसा? बताओ फिर। 2 बार तो किताब फेंक दी, 2 बार तो किताब फेंक दी, तीसरी बार अब क्या हुआ कि संत रामपाल जी महाराज भी 99 के अंदर हैं। अब होता क्या है, मेरे को एक कहानी सुन रखी थी रामपाल जी महाराज के बारे में, मैंने इनको फिर खंगालना शुरू किया। खंगालना शुरू किया तो क्या देखता हूं, जैसे तो मैं यूट्यूब का उसका बताया ना कि भाई ऐसे ऐसे इन्होंने चैलेंज को स्वीकार किया, तो मैंने इसको खंगालना शुरू किया। तो खंगाल रहा तो उसके अंदर में क्या पता चल रहा है कि भाई रामपाल जी महाराज का आश्रम में तो भैंस चली गई थी, पुड़िया किसी औरत ने डाल दी और उसका आश्रम में भैंस चली गई। भैंस पीछा नहीं छोड़ रही है, भैंस पीछा नहीं छोड़ रही है। वो घर वाली भैंस जो है ना, पता नहीं हमारे वाली कहाँ आके जो है ना मेरी लाइफ में इधर उधर घूम रही है। मैं बोला भाई या भैंस तो रामपाल बाबा का भी 8 दे रही से यार। दूसरा सुना कि वो दूध से नहाता है। बोले यार ऐसा क्या आदमी होगा दूध से नहाता है? चलो ऐसा तो कुछ नहीं है, क्या मेरे ऊपर में क्या मंत्र मारेगा? हम तो वैसे भी जो है ना, हमारे को क्या बोला जाता है कि फौजी आदमी यदि जूता पहन लेता है तो भूत भी भाग जाता है। क्योंकि ऐसी कंडीशन में सोते हैं कि सुबह उठ के देखते हैं ना, जैसे रात को जंगल में गए सो गए, सुबह उठ के देखते हैं यार सही में हम इधर सोते थे क्या रात को? मतलब ऐसी ऐसी सिचुएशन होती है। तो मैं छुट्टी आता हूँ, आने के बाद में मैं सबसे पहले क्या है रामपाल जी महाराज के आश्रम में जाता हूँ। ये 2006 के जेल की बात है। 2014 में जेल में जाने से थोड़े समय पहले ही, 14 की शुरुआत में, 14 की हाँ शुरुआत में फरवरी के आसपास जब मैं जाके देखता हूँ, तो सबसे पहले मेरा फर्स्ट पॉइंट था क्या था, मैं ये देखता हूँ कि भैंस अंदर जाती कैसे है। अब यार गेट के ऊपर में 7-8 आदमी बैठे हुए हैं, मेरे को अंदर नहीं जाने दे रहे, तो भैंस कहां से जाएगी भाई? फिर मैंने बाउंड्री सब जगह चेक करी, यार किसी का भी घर होगा तो ऐसा तो सुनना नहीं है, नए रामपाल जी महाराज का है। दैट इज रॉन्ग, अफवाह है, अफवाह है। फर्स्ट पॉइंट देखो, मैं आपको एक चीज बताता हूँ कि मैं लाइफ के अंदर में प्रैक्टिकल करता हूँ। मैंने प्रैक्टिकल करने के बाद थ्योरी में जरूर देखता हूँ, उसके बाद में प्रैक्टिकल करता हूँ। वो तो देख ही लिया। अब मैं अंदर गया तो अंदर जाने के बाद में खीर वाली कढ़ाई के पास आ गया। भाई बाबा नहाएगा कैसे, कौन सी बाल्टी गिरेगी? अब देखता हूँ तो उधर थैली रखी हुई आराम से, ठीक देख, अब थैली उसमें डाल दी गई है। अब भाई बाद में दूध अंदर से आएगा, बाबा कहाँ रहता है भाई? रामपाल बाबा तो उधर रहता है, तो दूध आएगा तो उधर से आएगा। या ये दूध कंप्लीट हो चुका है, इसमें बाद में दूध डलेगा तो वो नहाया हुआ दूध होगा। उसके बाद में मैं एक जमींदार परिवार से हूँ, तो मुझे ये पता है, विश्वास तो मुझे पहले भी नहीं हुआ, दूध से नहाने का विश्वास नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? आप उसके अंदर में यदि आप एक बार दूध से नहा लोगे तो इतनी बदबू मारती है कि उसकी सड़ांध खत्म नहीं होती है। तो मैं उसको जब देखता हूं तो क्या देखता हूं कि यार ये भी अफवाह है। फिर रामपाल जी महाराज पे इतने, एक बार बंदा चला जाता है तो इसकी जय क्यों बोलने लगता है। फिर जब देखता हूं तो क्या देखता हूं भाई, जो संत रामपाल, अब हाँ आगे मेरे को क्या होती है, अब ये देख ये बिक्री क्या कर रहा है, क्योंकि दूध का जला हुआ छाछ को भी फूंक मार के, बिल्कुल वही मैं पूछा अभी, 99 तो खराब मिले। अब मैं बोला ये बिक्री क्या क्या करता है ये, और देख। अब भाई देखा तो ये तो यार बिक्री तो ये ज्ञान कर रहा है, ज्ञान के अलावा तो कुछ है नहीं। और एक डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने एक बड़े अच्छा वर्ड बोला है, शिक्षा एक शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो धाड़ेगा।
तो मैं सोचा भाई रामपाल बाबा ने तो वाक्य में शेरनी का दूध पी रखा है यार, ये 99 के खिलाफत में बोल रहा है, ये आम इंसान नहीं हो सकता है, ये आम इंसान नहीं हो सकता, ये तो जेल में रहना ही है, इसके लिए तो जेल ही है भाई, और ये कब छूटेगा ये भी पता नहीं है। कारण क्या, कमाल की बात बताता हूं अंकित जी आपको, जनता को नहीं पता। क्यों? क्योंकि 99 ने उसको छुपा रखा है, इस चीज का जनता को आभास नहीं है। जब संत रामपाल जी महाराज का सबसे फर्स्ट जब चला उनका, तो उन्होंने सबसे फर्स्ट पॉइंट उनका आर्य समाज से शुरू होता है। आर्य समाज का एक पुस्तक है सत्यार्थ प्रकाश, उस सत्यार्थ प्रकाश में लिख रखा है भाई 24 साल की लड़की और 48 साल का पुरुष, इसकी शादी सर्वश्रेष्ठ शादी होती है। अब संत रामपाल जी महाराज उनके पास में जाते हैं, बोलते हैं भाई यदि आप इस पे सही उतर सकते हो, नहीं तो इस लाइन को हटाओ। अब उन्होंने संत रामपाल जी महाराज की इस लाइन को न हटाते हुए क्या बोला, ये तो रामपाल तो गुंडा है, लफंगा है, इसके आश्रम में ये है वो है, अफवाह फैला, जनता को माइंड वॉश कर दिया। पकड़ किसकी थी? कोई डिफेंस नहीं दिया उन्होंने अपने उसमें लाइन की डिफेंस में, दिया अगला दिया, उन्होंने डिफेंस नहीं दिया आर्य समाज ने, उन्होंने डिफेंस दिया उसको बरगला के फंसाने का। अब संत रामपाल जी महाराज ने बेड़ा उठा लिया, अब वो समझ गए कि संता के साथ तो भारी अत्याचार हो रहा है। अब मैं ये बोलूं कि संत रामपाल जी महाराज उन शूरवीरों का वो खलनायक, तो शायद मेरे लिए उनकी तौहीन करना होगा। यदि मैं उनकी बड़ाई के लिए शब्द ढूंढूं तो मेरी शब्द कोश में उनकी बड़ाई के लिए शब्द नहीं है, उनके लेवल का। मेरे को शर्म आती है कि मैं रामपाल जी महाराज के लिए क्या इन शब्दों का इस्तेमाल करूं। संत रामपाल जी महाराज ने 18 साल की सर्विस के अंदर में रिजाइन दे दिया नौकरी से। किसके लिए? हमारे लिए रिजाइन दे दिया, जनता के लिए। अब आपको ये कि मैं उस इधर ही रोकता हूं, आप शायद मेरे को पता है दोपहर बोल गए थे, इस पर फोकस कर रहे हो, तो कारण क्या है कि मेरे साथियों ने मेरे से क्वेश्चन किया। मेरा एक सोनीपत का दोस्त है, बोला उनको नौकरी से निकाला गया, उनको नौकरी से निकाला गया। तो मेरे दिमाग में एक क्वेश्चन था कि मैं जाके देखूंगा संत रामपाल जी महाराज का जो रिजाइन का लेटर है गवर्नमेंट के पास आज भी है, और उसकी फोटो कॉपी संत रामपाल जी महाराज ने आज भी सेफ रखी हुई है। लेकिन जनता के अंदर में क्या प्रचार किया गया कि उनको नौकरी से निकाल दिया। अब मेरे को संत रामपाल जी महाराज के ऊपर में इतना लगाव गया, यार ये तो वाह, ये तो इंसान नहीं यार, ये तो साक्षात्कार भगवान है। कुछ एक साल की सर्विस और कर लेते भाई। आज मेरी सर्विस 21.5 साल की होगी है, और 2026 के बाद में मेरी पेंशन 50,000 से अब हो जाएगी। मैं पेंशन आने के लिए तैयार नहीं हूं आज के दिन में, और वो 2 साल का इंतजार नहीं कर पाए। कोई है आपके पास शब्द? किसके लिए? जनता की भलाई के लिए। एक बात और पूछ लो? बिल्कुल। बुरा नहीं मानोगे? नहीं, क्योंकि अब आपके गुरु हैं, आपने बोल दिया जनता की भलाई के लिए। 99 में जो लोग लगे हुए हैं, बोल तो वो भी ये रहे हैं कि जनता की भलाई के लिए लगे हुए हैं। 2 चेहरे मैं आपको फर्स्ट में बताया, किसी 2 चेहरे। आप प्रैक्टिकल करिए, आपको दूध का दूध और पानी का पानी नजर आ जाए, लेकिन आपको प्रैक्टिकल करना पड़ेगा। अभी तक आपने सिक्के के एक पहलू को देखा है। आप जज हैं, आप जज हैं। मैं जनता से एक ही चीज बोलता हूं, आपने एक पक्ष को सुन लिया। क्या आपने संत रामपाल जी महाराज को कभी सुना? मैंने तो नहीं सुना सर, पर्सनली किसी ने नहीं सुना। जिसने सुन लिया
वो संत रामपाल जी महाराज का दीवाना हो गया। जैसे कि अब तो मुझे पागल ही बोलोगे तो शायद मेरे को भी अफसोस नहीं। मैं नहीं बोलूंगा क्योंकि मैं आपको वैसे भी जानता हूँ, पर्सनली तौर पर आपको जानता हूँ, कुछ एक बातें आपके बारे में मुझे पता है, और जो नहीं पता है वो मैं चाहता हूँ कि इस बातचीत में खुल करके सामने आए, जनता के बीच ये बात जानी चाहिए। एक मेरा प्रोफेसर दोस्त है, तो वो मेरा दोस्त ने एक बार मेरे को बुला लिया। मैं आपको पहले बताया कि मेरा जो सर्कल है वो गस्टेड रैंक का है। बिल्कुल। तो मेरे दोस्त ने मेरे को बुलाया, तो बुलाने के बाद में क्या बोलता है, अमित आज मैं तेरे साथ, संडे का दिन था, आज मैं तेरे साथ डिबेट करूं। मेरा लंगोटिया यार। अच्छा, एक और चीज रोमांटिक है, कभी आपको जब आपका माइंड डिस्टर्ब हो जाए ना, तो आप अपने पुराने दोस्तों के पास जाना, जो शुरुआत से फर्स्ट से लेकर 10th 12th की है, परिवार के साथ नहीं, कभी सिंगल जाना, बड़ा मजा आता है। पुरानी यादें ताजा होती हैं। पुरानी यादें ताजा होती हैं, और आप सिंगल बैठोगे तो आप क्या है, फ्री स्टाइल बात करोगे, खुलकर बात होती है। खुलकर बात होती है। और जब आप परिवार को बैठाओगे तो आप कभी वो अपनी बड़ाई करेगा, कभी अपनी बड़ाई करेगा, वो दिल की जो बातें होती है ना, वो नहीं आ पाती, वो नहीं आ पाएगी। वो हंसी खुशी, वो दुख, वो सुख, आप सारा का सारा कर दोगे। तो वो मेरे को मोहब्बत से ये बोल रहा था कि मेरा दोस्त शायद कहीं गलत रास्ते पे नहीं चला गया, और वो मेरे पास में, मैं उसके पास चला गए, अलग जगह के अंदर में, न उसका घर था न मेरा घर। हमने अलग डिसाइड किया, बैठेंगे आज पूरा दिन करेंगे। और वो क्या था, वो आरएसएस से जुड़ा हुआ है। तो मैं उसको जब शुरुआत करी, तो जैसे आर्य समाज की बात बताई, उसके बाद में मैंने स्टार्ट करी, तो मैं क्या बोलता हूं कि भाई संत रामपाल जी महाराज का जैसे आर्य समाज से विरोध हुआ, तो उसके बाद में कोर्ट ने इनको बाइज्जत बरी कर दिया। 2006-08 के बाद में 2014 तक इनका कंटिन्यू कोर्ट का संत रामपाल जी महाराज का चलता रहा। और इस दौरान संत रामपाल जी महाराज ने कमाल की बात, अंकित जी, मैं वही बात बोलता हूं, क्या है यार वो संत रामपाल। मैं तो संत कहना मतलब उनके लिए आज के दिन मेरे को ऐसा लगता है मैं तोहिन कर रहा हूं। उन्होंने 3 किताबें लिखी, वरिष्ठ जज कुमारक पर, न्यायालय की गिरती गरिमा। मेरे भाई, कौन लिख सकता है जज के खिलाफ। और उन किताबों में जज का नाम समेत कितनी रिश्वत ली, कितनी रिश्वत के अंदर में केस को डिसमिस करने की बात हुई, पूरा चिट्ठा लिख दिया। पुलिस डिपार्टमेंट के बड़े बड़े अधिकारियों के नाम लिख दिए, इन्होंने हमारे साथ ऐसा ऐसा अत्याचार किया। कौन लिख सकता है। मैं तो ये बोल रहा हूं, ऐसे आदमी को तो गवर्नमेंट जो है खत्म करवा दे। वो तो हिम्मत है जो जेल में बैठे हुए। संघर्ष। 3rd पॉइंट, अब मैं आपको यदि ये बोलूं कि संत रामपाल जी महाराज ने हर किसी का दूसरा चेहरा दिखाया है, तो कोई गलत नहीं है। संत रामपाल जी महाराज ने हर किसी का, हर नकली का दूसरा चेहरा दिखाया, तो कोई गलत नहीं। तीसरी बात, उन्होंने 99 के खिलाफ एकदम जंग छेड़ दी। वो मैदान के अंदर उतर गए, और सभी धर्मों के गुरु, इस 99 के अंदर में हिंदू धर्म का नहीं, हिंदू बोलता है रामपाल जी महाराज हमारे खिलाफ, मुस्लिम बोलता है रामपाल जी महाराज हमारे खिलाफ, सिख बोलता है हमारे खिलाफ, ईसाई बोलता है हमारे खिलाफ, पुलिस बोलती है हमारे खिलाफ, जज बोलता है हमारे खिलाफ। इमेजिन कीजिए यार, मैदान के उस जंग के अंदर में 99 एक साइड में खड़े हुए हैं, और एक बंदा एक साइड में खड़े हुए हैं। 99 नहीं है, वो तो 99% है। उनकी जनता तो अलग है। जब ऐसे महापुरुष को मैंने ग्राउंड में उतरते हुए देखा, तो एक ही चीज आ गई थी, हमें सिर कटा लेना, लेकिन इनके साथ खड़े रहना बस। यदि कोई समाज का सबसे बड़ा सुधारक है, तो वो सिर्फ और सिर्फ संत रामपाल जी महाराज।
बाकी इसके अलावा कोई नहीं। समाज सुधार पे भी बात करेंगे। नाम ले लिया आपने, देखने गए, प्रैक्टिकल करने गए, सारी चीजें देख भी ली, बिल्कुल पता चल गया कोई दुकान नहीं है यहाँ पर, बिल्कुल कंपेयर कर लिया, नाम ले बिल्कुल। लिया। आज 2025 है, वो 2014 थी। जी, क्या अनुभूति हुई? अनुभूति ये हुई कि जो धर्म का रियल प्रचार करना चाहिए, जिस मेरे देश को जोड़ना चाहिए। तो ये थे अमित जी, इनसे आपको रूबरू करवाया। इस बातचीत में बहुत सारे सवालों के जवाब इनसे लिए। मेरे मन में तो बहुत सारी उत्सुकताएं थी, क्योंकि इनसे मैं पहले भी मिल चुका हूं, तो कुछ किस्सों की थोड़ी बहुत जानकारी थी मुझे, लेकिन डिटेल में नहीं पता था। और तो जैसा कि इन्होंने बीच में बोल दिया था एक बार कि मैं अपना मोबाइल नंबर भी दे सकता हूँ। हाँ 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 हाँ, ओके ओके, सॉरी। मेरा यदि आपको किसी चीज को ये लगे कि भाई मैं जितना भी मैंने बोला है और उसको ये लगे कि भाई मैं झूठ बोल रहा हूँ, तो आप बाकायदा मेरे को कॉल कर सकते हो। मेरा मोबाइल नंबर है 8901235039। ठीक है, ये व्हाट्सएप नंबर तो मेरा हमेशा परमानेंट चलता रहेगा। इत्तेफाक से कहीं ऐसा हमारी ड्यूटी आ जाती है भाई, जो सिम हम दूसरी इस्तेमाल कर लेते हैं, लेकिन व्हाट्सएप हमारा चलेगा। ठीक है, कभी भी आप कॉल कर सकते हो, नो प्रॉब्लम। ठीक है। तो अमित जी से आज की इस खास बातचीत में इतना ही। फिर कभी ऐसे ही किसी और गेस्ट के साथ आपको रूबरू करवाएंगे और एक रोचक कहानी लेकर के आएंगे आपके लिए। मेरे कैमरा सहयोगी हेमराज और नितेश के साथ मैं अंकित, ऐसे पॉडकास्ट। बहुत बहुत धन्यवाद इस खास बातचीत में जुड़ने के लिए।